दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खोपड़ी का हंगामा। ये राम रेमी की कॉमिक्स है। एक्शन, जासूसी और साइंटिफिक कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। खोपड़ी का हंगामा। राम रेम। कड़कड़कड़ाक ई आह। देश के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सक्सेना की प्रयोगशाला उनके निवास स्थान के एक हिस्से में थी। वे मानवता की भलाई के लिए दिन रात किसी न किसी प्रयोग में डूबे रहते थे। प्रोफेसर सक्सेना अविवाहित थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अपने कार्य में मदद के लिए उन्होंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश को रखा हुआ था। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश प्रोफेसर के निवास स्थान से 1 किलोमीटर दूर अपनी कोठी में रहता था। उसके परिवार में सिर्फ एक लड़की थी, जिसका विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का देहांत काफी साल पहले ही हो चुका था। एक दिन सुबह जब वह प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हो रहा था, यदि आज प्रोफेसर साहब ने रुपये का इंतजाम कर दिया तो कमला बेटी के ससुराल वाले उसे फिर तंग नहीं करेंगे। साथ ही मैं यह भी साफ साफ कह दूंगा कि आगे मैं उनकी और कोई मांग पूरी नहीं कर सकूंगा। तभी ट्रेन ट्रेन। हेलो, डॉक्टर चंद्र प्रकाश स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कमला बुरी तरह जल चुकी है और नेहरू हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही है। इसके साथ ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। कहीं उसे उसके ससुराल वालों ने तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा। हा हा हा। अगले पल वह अपनी गाड़ी में नेहरू हॉस्पिटल हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। हे ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। लगभग 15 मिनट पश्चात। सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। ओ नो। धीरे से काम लीजिए डॉक्टर। हमने इस संबंध में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए उससे पहले आप एक बार अपनी बेटी को देख लें। पोस्टमार्टम से क्या होगा डॉक्टर? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बेटी को जलाकर मारा गया है। यदि आपकी बेटी को जलाकर मारा गया है तो पुलिस और कानून आपको अवश्य न्याय दिलाएंगे। नहीं, मेरे साथ साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि कानून कानून और इंसाफ को मेरी बेटी के धनवान व प्रभावशाली ससुराल वाले खरीद लेंगे। रोता हुआ डॉक्टर चंद्र प्रकाश ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया। मुझे अफसोस है मेरी बच्ची कि मैं उन देश के लोभियों के हाथों तुझे बलि का बकरा बनने से न रोक सका। बू। प्लीज अब हमें अपना काम करने दीजिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश। हा हा हा। तो तुम आगे मेरी मदद करने, मेरी बेटी की लाश को चीर फाड़ करने। भाग जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की लाश को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। हा हा हा। डॉक्टर चंद्र, होश में आइए प्लीज। आप पुलिस के काम में रोड़े न अटकाए। लेकिन डॉक्टर चंद्र प्रकाश पर तो पागलपन का दौरा पड़ चुका था। इस हादसे के एक सप्ताह बाद एक रात। हा हा हा। मेरा परीक्षण सफल रहा। यह आविष्कार मेरी सारी गरीबी दूर कर देगा। फिर मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश को इतनी दौलत दूंगा कि उसकी बेटी के ससुराल वालों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन यह डॉक्टर चंद्र प्रकाश एक सप्ताह से कहाँ गायब है? लगता है रुपया न मिलने की वजह से मुझसे नाराज हो गया है। खैर, मैं अभी फोन करके उसे यह खुशखबरी देता हूँ। लेकिन तभी। रुक जाओ प्रोफेसर, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। कौन? सवाल मत करो। यदि भलाई चाहते हो तो अपने आविष्कार का फार्मूला मेरे हवाले कर दो, वरना। हरगिज नहीं। मेरे इस आविष्कार के बदले मुझे सरकार से बेशुमार दौलत मिलेगी, जिसकी मुझे मेरे असिस्टेंट को बहुत जरूरत है। नहीं, तुम्हारे आविष्कार की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है। बोलो, उसे मेरे हवाले करते हो या नहीं? फिर ठहरो, मुझे तुम्हारी आवाज और चेहरा कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओह, कहीं तुम। अब देर करना ठीक नहीं। और खचक खचक। ओह ई। फर्श पर गिरने के साथ ही प्रोफेसर के प्राण पखेरु उड़ गए और वह जटाधारी तेज से प्रयोगशाला के समान वह गुप्त दरवाजों को उलटने पलटने लगा। और फिर सिगरी। आह, मिल गया फार्मूला। सुबह जब एक नौकर प्रोफेसर को कॉफी देने प्रयोगशाला में पहुंचा। है खून छनाक। सूचना पाकर। इस चाकू और लाश को किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं साहब। आवश्यक कार्यवाही व पूछताछ करने के पश्चात इंस्पेक्टर वर्मा प्रयोगशाला को सील करके वापस लौट गए। कई दिन की खोजबीन और जांच पड़ताल के बाद भी इंस्पेक्टर वर्मा किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच चुका था। वो समझ में नहीं आता कातिल कौन है और उसने खून क्यों किया। न तो चाकू पर उंगलियों के निशान है और न ही यह पता लगा कि प्रोफेसर आजकल किस फार्मूले पर कार्य कर रहे थे। और उनका सहायक तो अपनी बेटी की मौत के सदमे से पहले ही पागल हो गया है।
और प्रोफेसर सक्सेना की हत्या के 3 महीने बाद। हा हा हा, चल शैतान खोपड़ी, अपने शैतान भक्ता का बाबा भैरवनाथ के प्रथम अभियान के लिए तैयार हो जा। आज तुझे एसीपी शिव वर्मा व उसके परिवार का नामो निशान मिटा देना है। हा हा हा, कहने के साथ ही खट खट श्यूं, हा 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 और श्यूं। रात के अंधकार में उस शैतान खोपड़ी को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन हा हा हा, फिर खट, परिणाम स्वरूप। और जल्दी पुलिस एसीपी शिव शर्मा की कोठी पर। अरे वह देखो, एक भयानक खोपड़ी। ओ वह तो इसी ओर आ रही है। यह जरूर यहाँ कोई गड़बड़ करेगी। फायर करो। धोएं धोएं धोएं। बाप रे, इस पर गोलियों का तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। यह निश्चित रूप से किसी प्रेत की खोपड़ी है। भागो। दोनों वहां से बचकर भागे, लेकिन कड़कड़ाक, ओह ई। उधर भीतर एसीपी शर्मा व उसका परिवार गोलियों के धमाके व चीखों की आवाज से जाकर ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। यह फायरिंग की आवाज कैसी थी डैडी? और वह चीखे? मुझे तो डर लग रहा जी। इसमें डरने की क्या बात है, ठहरो मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तभी छनाक है। हे भगवान ई। धोएं धोएं। हा हा हा, मैं शैतान खोपड़ी हूं, मुझ पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता। कुत्ते, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर धोएं धोएं। ओह नहीं। एसीपी शर्मा ने अपने बाप को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खचाक ई। हा हा हा, नहीं। अगले पल, हा हा हा, तुम में से आज कोई जीत नहीं बचेगा। कड़ाक कड़। आई आह, बचाओ मम्मी। उन तीनों को जलाने के बाद शैतान खोपड़ी कोठी से बाहर निकली और कड़कड़ कड़ाक। हा हा हा, मैं शैतान खोपड़ी हूँ। हे भगवान, उफ। लगता है वह कोई प्रेत है। अरे कोई पुलिस को फोन करो। इस घटना के 2 दिन बाद शैतान खोपड़ी एक रात एक बैंक के सामने प्रकट हुई। हा हा हा, मैं शैतान खोपड़ी हूँ। धोएं धोएं। फिर उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन कड़कड़ कड़ाक ई आह। अगले पल श्यूं कड़ाक। तभी शैतान खोपड़ी ने अपना काम कर दिया। अब चलो अपना काम निपटाई। जल्दी से जल्दी पूरे बैंक को साफ कर दो। और लगभग 10 मिनट बाद फिर वे आनंद फानंद में अपनी वैन में सवार हुए। और इसी तरह 15-20 दिनों में एक के बाद एक राजनगर के दर्जनों बैंक लुट गए। कड़कड़ कड़ाक। फिर राजनगर में हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। और ये हत्याएं सिर्फ शहर के प्रतिष्ठित लोगों की नहीं, खचाक ई, बल्कि बड़े बड़े नेताओं की भी हो रही थी। कड़ाक कड़ाक ई। इन सरेआम हत्या और लूटपाट की घटनाओं ने पूरे राजनगर को हिलाकर रख दिया। मैं पूछता हूँ, आखिर वह शैतान खोपड़ी है क्या भला? अभी तक उसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? दैनिक जागरण। ओजस्वी नेता कमलनाथ की शैतान खोपड़ी द्वारा निर्मम हत्या। राजनगर टाइम्स। शैतान खोपड़ी एक भयानक बला साबित हो रही है। और 3 माह पूरे होते होते राजनगर में मानो जलजला सा आ गया। कड़कड़ कड़ाक आह ई। शैतान के पुजारी भगदड़ और अफरा तफरी का लाभ उठाकर उस बाजार को लूटकर फरार हो जाते। पुलिस लाख सिर पटकने के बाद भी न तो शैतान खोपड़ी को नष्ट करने में सफल हो पाई थी और न ही उन लुटेरों को पकड़ पाई थी, जबकि शैतान का पुजारी भैरवनाथ बहुत प्रसन्न था। लो यह सब धन तुम लोग आपस में बांट लो। शैतान के पुजारी बाबा भैरवनाथ की जय। तभी एक नौजवान साधु ने उस कमरे में प्रवेश किया। बाबा, हमारे विदेशी आकाओं ने पैगाम भेजा है कि वे आपके कार्य से बहुत प्रसन्न है। उनका कहना है कि वे राजनगर की तरह पूरे हिंदुस्तान में खून का सैलाब देखना चाहते हैं। हा हा हा, हम उनकी इच्छा एक दिन अवश्य पूरी करेंगे। कल सफेद मठ में कुछ विदेशी एजेंट हमसे मिलने आ रहे हैं। तुम लोग भी उनकी अगवानी के लिए वहां तैयार रहना। जो आ गया बाबा। उधर राजधानी की एक शानदार कोठी के भीतर श्याम के समय। मैं तुम दोनों को राजनगर केवल शैतान खोपड़ी से निपटने के लिए ही नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि वहां तुम्हें प्रोफेसर सक्सेना का मर्डर केस भी सोल्व करना है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि वह कौन सा आविष्कार कर रहे थे और उन्होंने उसे पूरा कर दिया था या नहीं। और उसी से हम राम रहीम पूरी तैयारी के साथ राजनगर की ओर उड़ान भर गए। राम भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान खोपड़ी का आविष्कार प्रोफेसर सक्सेना ने ही किया हो और वे उसके द्वारा इस ढंग से धन पैदा कर रहे हो? यह क्या बकवास कर रहे हो तुम?
प्रोफेसर का तो मर्डर हो चुका है, लेकिन यह भी तो हो सकता है प्रोफेसर सक्सेना ने अपने किसी हमशक्ल का खून करके उसे अपनी प्रयोगशाला में छोड़ दिया हो, ताकि पुलिस और सरकार गुमराह हो जाए और वह आराम से किसी और रूप में अपने आविष्कार द्वारा खूब धन पैदा कर सके। क्योंकि चिप के अनुसार प्रोफेसर इस आविष्कार के चक्कर में लगभग कंगाल हो चुके थे, और ऐसी हालत में उनके लिए पैसा बटोरने का इससे बढ़िया और कौन सा तरीका हो सकता है। सोची तो तुमने दूर की है, लेकिन असलियत का पता तो वहां पहुंचने पर ही चलेगा। लगभग 2 घंटे बाद राजनगर पहुंचकर वे कमिश्नर शाही की कोठी पर पहुंचे, तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। आज रात तुम दोनों यहीं रुको, कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा निवास स्थान दिखा दूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। उधर अगले दिन सफेद सफेद मठ में। हाँ तो भक्तजनों, समस्त इंद्रियों में आत्मा ही प्रधान होती है। अगर हम लोग अपनी आत्मा को 6 कर्मों में लगा दें, तो हमें एक दिन परमात्मा से मिला देगी। तब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और हम। तभी एक शिष्य ने आकर बाबा भैरवनाथ के कान में कुछ कहा। ठीक है, तुम उन्हें विशेष कक्ष में बिठाओ, हम अभी आते हैं। उनके जाने के बाद भक्तजनों, आज का प्रवचन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बाबा भैरवनाथ की जय जय। इधर पुलिस कमिश्नर साय राम रिम को नाश्ता आदि कराने के बाद अपनी कार में बिठाकर एक सुंदर से बंगले में ले गए। यह है वह बंगला जो मैंने तुम्हारे रहने के लिए चुना है, अति सुंदर। इंस्पेक्टर वर्मा केस की फाइल लेकर अभी आता ही होगा। शहर के हालात बहुत खराब है, अब मैं चलता हूँ। मेरा ऑफिस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। जी बेहतर है। लगभग 10 मिनट बाद आप लोग इस फाइल का अध्ययन कीजिए। तब तक मैं अपने इलाके का एक दौरा लगाता हूँ, फिर आराम से बातें होंगी। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर सफेद मठ के एक तहखाने में बाबा भैरवनाथ, हमारे आकाओं ने यह तस्वीरें आपके लिए विशेष रूप से भेजी हैं। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। यह हिंदुस्तान की मशहूर जासूस जोड़ी राम रहीम की तस्वीरें हैं। आपको इन दोनों के सिर जल्द से जल्द कलम करने हैं। इस काम के लिए हमारे आकाओं ने आपकी सेवा में पूरे 50 लाख भेजे हैं। लीजिए, संभालिए। वाह! शैतान खोपड़ी जल्द से जल्द इन दोनों की खोपड़ियां तुम्हारे आकाओं के कदमों पर डाल देगी। जय शैतान बाबा की, जय शैतान बाबा की। उसके बाद दोनों विदेशी चले गए। तभी बाबा की जय हो। क्या खबर लाए हो जेबा? राजधानी से अभी भी संदेश आया कि राम रहीम नाम के 2 जासूस प्रोफेसर सक्सेना के मर्डर केस व शैतानी की खोपड़ी के बारे में छानबीन करने राजनगर पहुंच चुके हैं। हम तो शिकार खुद ही शेर की मांद में आ पहुंचे हैं। जेबा आकर आई शेरा, तुम तीनों दोनों के बारे में मालूम करके मुझे वॉच ट्रांसमीटर पर खबर करो कि वे कहाँ ठहरे हुए हैं। जो आ गया बाबा। और राज सिंह, तुम अखबार में यह सूचना छपवा दो कि हम कुछ समय के लिए अज्ञात समाधि पर जा रहे हैं, ताकि कल से कोई भी इस मठ में हमारे दर्शनों के लिए न आए। जो आ गया बाबा। और सब ध्यान रखना, अब हम कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आएंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रांसमीटर द्वारा ही वे आपस में संपर्क करेंगे। समझ गए? जी बाबा। उसके बाद सभी एक एक करके मठ से बाहर निकल गए। उधर राम रहीम के निवास स्थान पर। आइए इंस्पेक्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हम फाइल का अध्ययन कर चुके हैं और सबसे पहले डॉक्टर चंद्र प्रकाश से मिलना चाहते हैं। ओ लेकिन पागल हुए, डॉक्टर चंद्र प्रकाश से मिलकर आप क्या हासिल कर सकोगे? फिर भी एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर वर्मा राम रहीम को अपनी जीप में लेकर डॉक्टर चंद्र प्रकाश की कोठी की ओर जा रहा था। इंस्पेक्टर, आपने अपनी फाइल में डॉक्टर चंद्र प्रकाश की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई? कैसे लगा था? उसकी लाश तो पोस्टमार्टम होने से पहले ही मुर्दाघर से रहस्यमय ढंग से चोरी हो गई थी। क्या आपके विचार से यह कार्य कौन कर सकता है इंस्पेक्टर? वैसे लाश को चुराने में कमला के ससुराल वालों का हाथ भी हो सकता है। क्या आपने उन्हें टटोला था? हाँ टटोला था, लेकिन मैं उन पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि चंद्र प्रकाश के समधी शहर के एसीपी शिव शर्मा थे से आपका क्या तात्पर्य इंस्पेक्टर? एसीपी शिव शर्मा व उनका परिवार उस शैतान खोपड़ी का शिकार हो चुका है। ओ नो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे राम रहीम और खोपड़ी का हंगामा पार्ट 2 में, और वो आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगा प्ले लिस्ट में राम रहीम के फोल्डर में। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद खोपड़ी का हंगामा पार्ट 2 में।